बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पब्लिक, सुबह बखैर। मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और मेरे साथ मौजूद हैं अब्दुर्रऊफ साहब। अस्सलामुअलैकुम। सेम, और नॉट सेम ड्रेस बट मैचिंग कलर तकरीबन मैच कर रहे हैं। मेरे अलबत्ता ये सुनहरे ये नहीं लगे हुए, ये मुझे पता था, मैं ये भी लगा लेता। अब कोई पता नहीं हरमीत ने वो लगाया और कहे कि मैंने देखो मैच कर लिया। हरमीत की तरफ चलते हैं, मेरे ख्याल में देखते हैं हरमीत साहब ने क्या पहना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम हरमीत। वालेकुम सलाम, गुड मॉर्निंग सर। मैंने कहा आप दोनों ने मैचिंग कर ली तो हम ब्लू में ही आ जाते हैं। अच्छा, व्यूअर्स को यहाँ पर ये बताना चाहिए, ये महज एक कोइंसिडेंस है, कोई प्लानिंग कुछ भी नहीं। मेरा ये ड्रेस था, सुबह रऊफ साहब से आकर मिली तो वो हमारे मैचिंग हो रही थी और ये देखें इत्तेफाक से हरमीत की भी दस्तार हमारे लाइक ड्रेसेस के साथ मैच कर गया। अच्छी चीज़ है, मज़े की चीज़। चलते हैं फिर साथ ही रन डाउन की तरफ। बट रन डाउन से पहले मैं ज़रा अपने ड्रेस के बारे में आज बता दूं। आज जो मैंने ड्रेस पहना है रियलिटी ब्रांड का है और इसके साथ साथ अगर आप इनके ऑनलाइन स्टोर्स विजिट करना चाहते हैं तो www.reality.com.pk विजिट कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पर रियलिटी फैशन रीलोड के नाम से अकाउंट्स, इनको भी विजिट करके आप वैरायटी देख सकते हैं। अभी हम बाकायदा शो का आगाज करते हैं और शो के आगाज में एक मिनट जरा मैं भी अनाउंसमेंट कर दूं कि भैया ये जो ड्रेस मैंने पहनी और ये जो दस्तार है ये मेरी अपनी है। मेरे भी अपने हैं, मैं भी कह दूं मेरे भी ये कपड़े अपने हैं और मैं अक्सर इसीलिए पहनता रहता हूं क्योंकि मेरे अपने हैं। अच्छा, अब ये देखें ना, लड़की होने का और फिर एक इन्फ्लुएंसर होने का और मीडिया पर्सन होने का और फिर एक टीवी होस्ट होने का सबसे बड़ा एज तो खैर लड़की होने का होता है कि हम लोग को कपड़े स्पॉन्सर भी हो जाते हैं, बड़े अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्स आते हैं। सो खास खवातीन के लिए हमारे तक आज तक हमें कोई स्पॉन्सर मिला ही नहीं है। चले, आपके लिए भी मैं आपको स्पॉन्सर ढूंढती हूँ, डोंट वरी। बट एनीवेज हम आज का रन डाउन डिस्कस करते हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। सबसे पहले जनाब पब्लिक का डेली डोज होगा, उसके बाद हम तफसीलन गुफ्तगू करेंगे मोहसिन एटमी साइंसदान जोहरी प्रोग्राम के बानी डॉक्टर अब्दुल कदीर खान गुज़श्ता रोज़ इंतकाल कर गए और उनकी पाकिस्तान के लिए गिरा कदर खदमात जो कि सबको मालूम है। इस पर हम तफसीलन शो में गुफ्तगू करेंगे। फिर उनको सरकारी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक किया गया। तफसीलन इस पर आज हमने डिस्कशन भी करनी है, उनकी खदमात के हवाले से, उनकी शख्सियत के हवाले से, उनकी ज़िंदगी के बारे में भी जानना है। इस पर हम बात करेंगे। फिर सवाद से आपको एक खुसूसी रिपोर्ट दिखाएंगे जहाँ पर एक स्कूल है जो बहुत बरसों से खस्ता हाली का शिकार है, कोई इस स्कूल का पुरसाने हाल नहीं है। इस पर भी आज हमने गुफ्तगू करनी है। और फिर शौकत खानम अस्पताल बहुत जल्द कायम होने वाला है कराची में, शहर कायद में, तो इस हवाले से भी हमने बात करनी है। और CEO शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूनुस साहब हमें शो में ज्वाइन करेंगे। फिर एक सिंगर आज हमारे साथ मौजूद होंगे और आखिर में हम क्रिकेट पर बात करेंगे। और रऊफ साहब, T20 वर्ल्ड कप शुएब मलिक की वापसी हो गई है, उनकी वापसी से टीम पर क्या इम्पैक्ट आएगा, परफॉर्मेंस बेहतर होगी या नहीं होगी, तो इस पर भी हमने एनालिसिस जानना है। इरफान ज़हीर हमारे साथ मौजूद होंगे, लेकिन ये है कि वो कहते हैं कि मजाक करने वाले मीम से बन रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर वज़ीर आज़म जो है वो यू टर्न ले सकता है तो क्या रमीज़ राजा नहीं ले सकता। लेकिन रमीज़ राजा ने ये कहा था कुछ अर्सा पहले, रमीज़ राजा ने कहा था कि मैं 40+ कोई प्लेयर टीम में शामिल नहीं करूँगा। लेकिन अब 2 प्लेयर्स हमारे ऐसे हैं जो 40+ हैं और वो कौन कौन है? एक तो शुएब मलिक हो गए, दूसरे कौन है भाई? हरमीत आप बताएं। क्विज तुम्हारे लिए। हाँ, हफीज, दूसरे हफीज। हाँ, दूसरे मोहम्मद हफीज। कमाल है भाई, बिल्कुल जिनका जिक्र उन्होंने किया था कि इनको टीम में शामिल नहीं करूंगा, आप वो शामिल हो गए, मजबूरी है भाई। हाँ। अच्छा, एक और चीज़ मैं देख रही थी, खैर हम आगे जाके भी इसको डिस्कस करेंगे इरफान के साथ, कि रमीज़ राजा साहब ने जब से अपना ओहदा संभाला है बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी इन पर आ रहा है कि थोड़ी अपनी मनमानी कर रहे हैं, थोड़ा टेंट्रम्स भी दिखा रहे हैं, तो इसकी क्या रीज़न है? क्या नए नए ओहदे की बात है या इस तरह? बट इस पर हम इरफान से जानेंगे, इरफान से बिल्कुल शो का बाकायदा आगाज़ करेंगे डेली डोज के साथ। बट सर हम थोड़ा सा डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को याद कर ले, मेरे ख्याल में आगाज़ तो उन्हीं के साथ करना चाहिए। उनकी पाकिस्तान के लिए बहुत गिरा कदर खदमात हैं और गुज़श्ता रोज़ जब उनका इंतकाल हुआ और ख़बर सोशल मीडिया के थ्रू और मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स के ज़रिए हम तक पहुँची तो यकीन माने बहुत अफसोस हुआ। और मतलब वो कहते हैं ना कि वर्ड्स नहीं थे कि मतलब उन्होंने पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर बनाया, लेकिन कुछ जो उनके साथ थोड़ा सा एक्ट था वो उस तरह से नहीं किया गया, तो उस पर मेरे बहुत ज़्यादा रिजर्वेशन है। बट ये भी है कि असल में बहुत सी गलत फहमियाँ भी हैं, वो गलत फहमियों का भी जिक्र करेंगे आगे जाके जब हम तफसील में बात करेंगे। प्रेशर भी बहुत ज़्यादा थे पाकिस्तान के ऊपर,
जिस वक्त, और कुछ ये है कि डॉक्टर साहब की अपनी भी कुछ ख्वाहिशात थी। वो चाहते थे कि जो उन्होंने ग्रां कदर खदमात सर अंजाम दी हैं उसके नतीजे में जैसे हिंदुस्तान में वो को चाहते थे कि उनको कुछ मिले, लेकिन उनको वो कुछ नहीं मिला जो इसके वो हकदार थे। इसके बारे में लोग कहते हैं कि जैसे हिंदुस्तान में जो उनके अब्दुल कलाम थे तो उनको सदर बना दिया गया था, तो यहाँ पे डॉक्टर साहब को उस तरह का वो नहीं उनके साथ बर्ताव किया गया। लेकिन बहरहाल उनकी खिदमत अपनी जगह, कौम ने उनको बहुत ज़्यादा पजीराई मिली है। कौम जहाँ जाते थे खड़े हो जाते थे लोग उनके लिए, खड़े हो के उनको वालेहाना अंदाज में उनका इस्तकबाल किया जाता था। इनकी जो कंट्रीब्यूशन है वो थोड़ा सा मैं ये बताऊं कि डॉक्टर साहब की कंट्रीब्यूशन में सबसे बड़ी चीज़ ये है कि 70s में इन्होंने भुट्टो साहब को ख़ुद ऑफ़र किया कि मैं पाकिस्तान आके और आपके न्यूक्लियर प्रोग्राम में आपको हेल्प करना चाहता हूँ। बिल्कुल, ये इस वक्त बाहर सेटल थे और बाहर से ये पाकिस्तान आए। अच्छा, 70s में ही पाकिस्तान का एक मुआहदा था फ्रांस के साथ, जो न्यूक्लियर प्रोसेसिंग प्लांट, रीप्रोसेसिंग प्लांट का मुआहदा था। अमेरिकन प्रेशर में वो मुआहदा कैंसिल हो गया, और वो मुआहदा कैंसिल होने के बाद लगता था कि हमारा जो प्रोग्राम है वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। डॉक्टर साहब ने एक दूसरी टेक्नोलॉजी जो है जिसको न्यूक्लियर एनरिचमेंट कहते हैं, उस प्रोग्राम के ऊपर अमल दरामद किया, और न्यूक्लियर जो हमारे पास वो थी मादा, उसको लेके 93% तक रीप्रोसेस करके एनरिचमेंट को ले आए। यहाँ से आसान हो गया फिर एटम बम बनाना। आप इसका इस तरह से देखेंगे, ये हम 70s की बात कर रहे हैं, 80s की बात कर रहे हैं, लेकिन ईरान में अगर हम उसके कंपैरिजन में देखें तो ईरान वाले भी कोशिश कर रहे हैं एनरिचमेंट प्रोग्राम की, लेकिन अभी भी वो 20% से आगे नहीं बढ़ पाए। तो आप यहाँ से अंदाज़ा कर सकते हैं कि डॉक्टर साहब ने कितनी जल्दी 8 साल के कलील मुद्दत में इसको आगे बढ़ाया। इस मौके के ऊपर ये है कि एक के बाद दूसरे सदूर आते गए, वज़ीर आज़म आते चले गए, और सब ने इस प्रोग्राम में कहीं कमी नहीं होने दी। भुट्टो साहब के बाद गुलाम इसहाक खान जो है वो भी उसी तरह से लगे रहे मुसलसल, उनकी भी बड़ी कंट्रीब्यूशन है। ज़ियाउल हक ने भी इस प्रोग्राम से पीछे हटना गवारा नहीं किया, वो पीछे नहीं हटे बिल्कुल इससे। उसके बाद नवाज शरीफ का दौर आए या भुट्टो साहब का आए या बेनज़ीर का आए या किसी का भी आए, कोई भी इस प्रोग्राम से पीछे नहीं हटा, और इसमें मुसलसल इजाफा होता चला गया। इसके लिए फंड्स मख्तस किए हुए थे, और इसी बुनियाद के ऊपर हम इस काबिल हुए कि ये फाइनली हमने, जब हिंदुस्तान ने धमाके किए तो उनको जवाब दे के हमने एक धमाका उनसे ज़्यादा किया था। मई का महीना था, 12 मई की तारीख थी 1998 मई का महीना 1992 में। तो ये बड़ी कंट्रीब्यूशन है डॉक्टर साहब की, उसको जितना भी हम, और ना सिर्फ उनकी यहाँ तक कंट्रीब्यूशन है बल्कि इस वक्त जो हमारे पास गौरिंग मिसाइल हैं वो भी ये कहा जाता है जो दूर तक मार करने की सलाहियत टेक्नोलॉजी में भी बहुत इन्होंने हेल्प किया। बिल्कुल सही बात है, बहुत से मिसाइल ऐसे हैं जो इन्होंने मतलब उसको हेल्प किया। डॉक्टर साहब इंजीनियर थे बुनियादी तौर पे, और इंजीनियरिंग में भी इनकी उस हवाले से इन्होंने पूरा प्रोग्राम करके आगे ये है कि साइंस में इनकी कितनी आगे इन्होंने साइंसदानों को ट्रेन किया, वो अभी थोड़ी देर बाद हम जब हम अपने तफसीलन हमने इस पे गुफ्तगू भी करनी है। बिल्कुल, अभी हम आगे बढ़ेंगे, अपनी अगली स्टोरी की तरफ जाएंगे, और हमारी अगली स्टोरी ये है जनाब कि आज से यानी 11 अक्टूबर से पूरे पाकिस्तान में जो स्कूल्स हैं और जो कॉलेजेस हैं, जो इंस्टीट्यूट्स हैं, उनको 100% अटेंडेंस के साथ खोल दिया गया है। कोविड की वजह से ये रिस्ट्रिक्शन थी, बट NCOC की जानिब से कहा गया कि कोविड की सूरत हाल अब काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो रही है। सो पाकिस्तान के तमाम सूबों में आज से तालीमी इदारे 100% हाजिरी के साथ खोल दिए जाएंगे। इसके साथ साथ ये कहा जा रहा है कि जितने भी इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर वैक्सीनेशन के लिए काउंटर्स बनाए जाएंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टूडेंट्स हैं और जो स्टाफ है स्कूल का या किसी भी इंस्टीट्यूट का, वो ख़ुद को वैक्सीनेट करवा सके। और ये मैंडेटरी है कि जो 12 साल या इससे ज़ायद उम्र के जो स्टूडेंट्स हैं उनको ख़ुद को अब वैक्सीनेट करवाना होगा। सो तालीमी मैदान से ये अच्छी खबर है कि फाइनली एकेडमिक ईयर का बाकायदा तौर पर आगाज़ हो रहा है। मेरे ख्याल में ये सरगर्मियाँ, तालीमी सरगर्मियाँ अब जारी रहनी चाहिए और इसमें कोई खलल दोबारा से नहीं आना चाहिए। डेंगू की तादाद थोड़ी सी बढ़ रही है। ये जो है कोरोना की सूरत हाल, इसके बारे में ये है कि कहते हैं कि एक मुद्दत के बाद 2% से कम ये हो गया है, और ये खुश आइंद है। अल्लाह करे कि इसकी कोई नई
सर्च ना आ जाए, कोई नया ऐसी वेव ना आ जाए जिसकी बुनियाद के ऊपर नए तरह से कुछ ऐसा हो चुके इसका पता कुछ नहीं चल रहा इस कोरोना का कि ये कब कहाँ से निकल पड़े, क्या कर ले। अभी तक हम इसके बारे में समझ नहीं पा रहे, कोई भी दुनिया में नहीं समझ पा रहा। लेकिन डेंगू की जो सूरत हाल है, घरों में जा के सर्वे हो रहे हैं। मेरे घर भी मैं था परसों, तो डेंगू सर्वे वाले आए हुए थे, वो आके चेक कर रहे हैं सारे घरों को, उनके पॉट्स चेक करते हैं, लार्वा चेक करते हैं। वो अच्छी बात है, एक मतलब बिल्कुल अच्छी बात है। बट मेरे वाले एरिया में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हुई। अगली स्टोरी डिस्कस करती हूँ, फिर हरमीत का भी रुख करेंगे बिकॉज ये हरमीत का एरिया है, सो वो हमें वहाँ की बेहतर सूरत हाल बता सकते हैं। जिस तरह से कोरोना के साए मंडला रहे थे, बट अब चीज़ें बेहतर हो रही हैं। लेकिन अब कोरोना के बाद देखने में आ रहा है कि डेंगू के वार बहुत तेज़ी के साथ जारी है, और स्पेशली अगर हम KPK का जिक्र करें तो वहाँ पर केसेस में बहुत ज़्यादा इजाफा होता चला जा रहा है। मजमूई तौर पर जो अमवात की तादाद है वो 4 तक जा पहुंची है, और इसके साथ साथ जो मजमूई तौर पर केसेस हैं वो 2000 से तजावुज़ कर गए हैं। सो इसके लिए जो बार बार एहतियात बताई जा रही है वो यही है कि पानी जमा कहीं पर भी ना होने दें और अपने घर में डेंगू के स्प्रेस करवाएं। मजीद सूरत हाल के लिए हरमीत का रुख करेंगे बिकॉज हरमीत हमें ज़्यादा बेहतर इस हवाले से गाइड कर सकते हैं। जी हरमीत। देखिए रोमा, अगर हम बात करें डेंगू के हवाले से, जिस तरह आपने कोरोना का जिक्र किया, तो पहली बात तो ये है कि जो निजी स्कूल थे उनको बड़ा नुकसान हुआ। कम से कम दोबारा स्कूल खोलने के बाद कुछ ना कुछ उनकी जो माशी सूरत हाल है वो बेहतर होगी। लेकिन डेंगू की अगर मैं बात करूँ तो सूरत हाल पहले हम ये देखते थे कि, क्योंकि मैं इसको ग्राउंड पे कवर करता था, तो वहाँ पर ये होता था कि जो है हर दूसरे दिन या डेली जो है स्प्रे किए जाते थे मुख्तलिफ इलाकों में। इस्लामाबाद, रावलपिंडी के जितने भी गलियाँ कूचे हैं, मोहल्ले हैं, उनमें स्प्रे किया जाता था हुकूमत की जानिब से। लेकिन अब उसी तरह कोई प्लानिंग जो है हमने नहीं देखी, ना उसी तरह स्प्रे किए जा रहे हैं। हाँ, आवाम को इस वक्त जो सूरत हाल है तो आवाम को खुद एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। जो एहतियाती तदाबीर हुकूमत की जैसे बार बार जो बताए जा रहे हैं, तो उस पर अमल करके इस डेंगू की वबा से बचा जा सकता है, क्योंकि सूरत हाल इस वक्त बहुत गंभीर है। एक तरफ तो हम देखें कोरोना के पेशेंट है, तो दूसरी तरफ डेंगू के। सो अपना ख्याल जो है खुद रखना होगा, एहतियाती तदाबीर पर खुद अमल करना होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा यही है कि बच्चे जो है उनका ज़्यादा ख्याल रखना, क्योंकि इस वक्त अगर सूरत हाल देखें तो मच्छर की तादाद दोबारा बढ़ गई है मुख्तलिफ इलाकों में, मैं देख रहा हूँ। तो ये जो सूरत हाल है ये गंभीर है और गंभीर हो सकती है, लेकिन उससे कबल अगर ये गंभीर तक चल पाती है तो हमें पहले से एहतियाती तदाबीर पर अमल करना होगा। बिल्कुल ठीक आपने बात की, और इसी में मैसेज चला गया कि प्लीज़ अपनी भी इख्तियात करें, अपने से मुंसलिक लोगों की भी इख्तियात करें और अपने घरों की हिफाजत करें, स्प्रेज वगैरह लाजमी तौर पर करें। अगली स्टोरी की तरफ हम आएंगे, और अगली स्टोरी ये है, हम अक्सर अपने प्रोग्राम में भी डिस्कस करते हैं और इसमें कोई ढकी छुपी बात भी नहीं है। एवरीबडी नोज़ कि पाकिस्तान में टैलेंट की, क्रिएटिविटी की कोई कमी नहीं है, और हमारे नौजवान हों, हमारे यंगस्टर्स, हमारे इवन एल्डरली लोग भी हों, हर कोई अपने अपने अंदाज में, मुख्तलिफ अंदाज में अपनी परफॉर्मेंसेस शो करता है, अपने टैलेंट को शो करता है, और ऑब्वियसली नेशनली और इंटरनेशनली पाकिस्तान का नाम भी रोशन करता है। अभी हम एक कम उम्र नौजवान पाकिस्तानी की बात करेंगे। पाकिस्तान के कम उम्र जिमनास्टिक प्लेयर हैं, जासिम महसूद इनका नाम है, और इन्होंने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बना डाला है। जासिम महसूद का ताल्लुक जनूबी वज़ीरिस्तान से है, और 8 साल जासिम ने 30 सेकेंड्स में 20 कप अप्स का चैलेंज 27 कप अप्स करके तोड़ दिया। वर्ल्ड लेवल पर सबसे पहले ये रिकॉर्ड जासिम ने तोड़ा। जासिम 43 मरतबा के गिनेस वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर इरफान महसूद के शागिर्द हैं, और इससे पहले भी इरफान महसूद जो कि इनके टीचर हैं, इनके 5 स्टूडेंट्स जो हैं वो गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवा चुके हैं। आप ये देखो ना कितने नाम साथ। रोमा, आपने वही बात कर दी कि उमूमन हम देखते हैं कि हमारे टैलेंट की कोई कमी नहीं, टैलेंट बहुत ज़्यादा है, और अगर हम देखें बहुत सारा टैलेंट जो है वो ज़ाया हो चुका है। जब तक आपको थपकी नहीं मिलती, ऊपर से आपको सपोर्ट नहीं मिलता, तो ये बच्चे जो हैं अपनी मेहनत के बलबूते पर तो यहाँ तक पहुँच जाते हैं। आपने एथलीट की हालत हमारी देखी है, किस किस्म से वो किस मुश्किलों से आगे निकल कर पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन करते हैं। तो तवज्जो नहीं है, माजरत के साथ तवज्जो होती तो ये बच्चे कहाँ से कहाँ पहुँच जाते, और मुल्क का नाम जो है इस हरे फ्लैग का जो है कहाँ कहाँ तक ये फैला देते। लेकिन अफसोस की बात है कि सपोर्ट नहीं है। हमने ये देखा कैसे नामसाद हालात हैं, कितनी मुश्किलात में ये लोग ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अल्लाह करे इनको प्रैक्टिस के लिए अब ये कोई अरबाब इख्तियार की नज़र पड़ जाए और इनको थोड़ी बहुत कुछ
चीज़ें ऐसी मिल जाएं, सहूलियात मिल जाए, ट्रेनिंग के लिए प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए, प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाए, जिसकी बुनियाद के ऊपर ये और भी रिकॉर्ड तोड़े। बिल्कुल ठीक जनाब। इसी के साथ हम अगली स्टोरी की तरफ आएंगे विच इज़ वेरी मच इंटरेस्टिंग। समंदर में गुम हो जाने वाले 2 अफराद को 29 डेज बाद भी बचा लिया गया। यानी इसको कुदरत का करिश्मा कहें या इसको ये कहें कि जैसे अल्लाह रखे उसे कौन सके। सोलोमन आइलैंड्स हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सर, यही है ना सोलोमन आइलैंड्स? सोलोमन आइलैंड्स, यहाँ से ताल्लुक रखने वाले 2 अफराद हैं। सोलोमन बोलते हैं वैसे, सोलोमन, हाँ, ऑल राइट, ठीक हो गया। सो यहाँ पे ये 2 अफराद हैं जिन्होंने समंदर का सफ़र स्टार्ट किया एक मोटर बोट पर किया, लेकिन इनका जो GPS ट्रैक था वो बीच में जाके, बीच समंदर में जाके ख़राब हो गया, जिसकी वजह से यहाँ भटक गए और उनको रास्ता नहीं मिला और कई दिन तक, कई रोज़ तक ये समंदर में ही घूमते फिरते रहे। इनको प्रॉपर कोई जगह नहीं मिल रही थी, कोई साहिल नहीं मिल रहा था, गाइडेंस कोई नहीं थी। और फिर इस दौरान इन्होंने अपना गुजारा ऐसे किया कि इन्होंने अपने साथ कुछ ऑरेंजेस रखे हुए थे, वो ये खाते रहे, नारियल खाते रहे और इसके साथ साथ जो बारिश हुई उसका पानी एक कैनवस में जमा कर कर पीते रहे। बट यही बात है कि ये करिश्मा है कि 29 डेज बाद भी कोई बच सकता है, वो भी इतने गहरे पानियों में। इससे एक चीज़ का और मतलब हमें पता चलता है ना कि जब आप किसी सफ़र पे जाने लगे तो अपने साथ माल्टे ज़रूर रखें। हाँ। माल्टे और कुछ नहीं, आपका न्यूट्रिशियस वैल्यू भी है, आपकी प्यास भी बुझाते रहेंगे। और पानी तो खैर इन्होंने इकट्ठा किया एक तरकीब के साथ, लेकिन ये है कि वो न्यूट्रिशियस वैल्यू की बुनियाद के ऊपर। और नारियल वहीं के थे। हाँ। नारियल जो है वो जजीरे के करीब के इन्होंने मतलब वहाँ पे इनको मिल गए, तो वो ये हो बहरहाल अल्लाह ताला का इनके ऊपर बड़ा करम रहा है। और इस दौरान देखिए उन्होंने कितनी चीज़ें कुदरत की एक्सप्लोर की होंगी, समुद्री पानियों में से क्या क्या एक्सप्लोर किया होगा। ये भी उनका एक डिफरेंट एक्सपीरियंस होगा। गो के एक्सपीरियंस बहुत खौफनाक होगा क्योंकि आप ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला रहें। तो बट एनीवेज अगली स्टोरी आज की हमारे पास ये है जनाब कि आपने कभी ड्रोन के साथ फुटबॉल खेलते हुए नहीं देखा होगा, बट इंटरनेट पर एक ऐसी वीडियो वायरल है जो अभी हम आपको चंद लम्हात बाद आप पब्लिक न्यूज़ की टीवी स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकेंगे कि जो ड्रोन के जरिए फुटबॉल खेला जा रहा है। हरमीत, कभी आपका ऐसा एक्सपीरियंस हुआ? वैसे फुटबॉल खेलने का तो हुआ होगा, ऐसा वाला नहीं हुआ होगा। मेरा नहीं हुआ। अच्छा, मेरा कभी नहीं हुआ, बल्कि देखा भी पहली बार देख रहा हूँ बाजी। मैं भी पहली दफा अगर हम देखें तो बड़ा कमाल का है। वैसे देखो नया नया एक्सपीरियंस है। देखिए अगर आपको विजुअल्स नजर आ रहे हो, यकीनी तौर पर आ रहे होंगे, तो ये 2 ड्रोन्स हैं जो बिल्डिंग्स के साथ अटैच, और किस तरह से मजे की ये वीडियो है। एक तरफ से बॉल आ रहा है, दूसरी तरफ जा रहा है। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ कि बड़े कमाल की वीडियो है और बड़ा एक नया एक्सपीरियंस है, देखने का भी बड़ा मजा आता है। लेकिन हाँ, अगर करने की बात है तो भाई सिर्फ फुटबॉल ही खेला है, बट ये किस्म का फुटबॉल बड़ा मुश्किल है भाई। ये इसके लिए महारत जो है ना, जो ड्रोन चलाने वाले हैं उनकी महारत का कमाल है कि ये कंट्रोल किस तरीके से कर रहे हैं। ड्रोन खुद तो ज़ाहिर है जाके इस तरह से हेड नहीं मार रहे। हाँ। ये हेड मारना ना मतलब एक तरह से अपने टॉप से वो कर रहे हैं। दूसरा भी जो है वो एक ख़ास एंगल के ऊपर जाके वो हिट करेगा बॉल को और उस खास एंगल पे ही दूसरा जो है वो उसके जवाब में फेंकेगा, तभी ये मुमकिन हो पाएगा। तो ये महारत को सलाम जो लोग ये खेल रहे हैं। बिल्कुल ठीक हो गया। इसी के साथ अभी हम अपनी अगली स्टोरी की तरफ आएंगे विच इज़ फ्रॉम स्कॉटलैंड। मिट्टी से बनी हुई एक प्लेट है जो कि खूबसूरत प्लेट है, और उसकी खूबसूरती यहाँ से आया होती है कि इस प्लेट के अंदर एक बहुत ज़बरदस्त, हसीन और दिलकश एक पेंटिंग है। ये प्लेट अभी आप अपनी टेलीविज़न स्क्रीन्स पर भी देख सकते हैं। अच्छा, ये प्लेट एक म्यूज़ियम में, जो स्कॉटलैंड का बहुत कदीमी म्यूज़ियम है, वहाँ पर नीलाम हुई है और इसकी कीमत सुनकर हम भी दंग रह गए और यकीनी तौर पर आप भी दंग रह जाएंगे। इस प्लेट की जो कीमत है वो पाकिस्तानी अगर हम बात करें रुपीज़ की तो 29 करोड़ रुपीज़ में ये नीलाम हुई है। और पता नहीं इसकी मतलब खूबसूरत है, बहुत अच्छी है, बट रऊफ साहब क्या इसकी ऐसी आपको खुसूसियत नज़र आ रही है कि इतनी महंगी नीलाम हो गई? इसकी खुसूसियत ये है सबसे पहले कि ये बहुत पुरानी है। ठीक, ये नायाब है, मतलब ये बहुत पुरानी है, और वो जो इस तरह से कलेक्टर्स होते हैं उनके लिए उसकी अहमियत बहुत ज़रा बढ़ जाती है। जी हरमीत। जी सर, रूह साहब मुझे पश्तो की कहावत याद आ गई। कहते हैं कि पुराने से माँ बाप भी अच्छे होते, लेकिन ये देखो ना प्लेट की कितनी अच्छी कीमत है, बल्कि नायाब है तो जाहिर बात है करोड़ों में जो है वो उसकी कीमत लगी हुई है। और इस किस्म की जो एंटीक चीज़ है, और बहुत से दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनको इस किस्म की एंटीक चीज़ों से ज़्यादा दिलचस्पी होती है, बड़ा लगाव होता है उनको देखने में और घर में सजाने का। ऐसे कई हमारे दोस्त भी हैं जिनको जाके वो पैसे की उनको ये परवाह नहीं होती है, लेकिन उनको पहली बात ये होती है कि ये मेरे घर ही मेरे रूम की सजावट में आ जाए,
तो आपकी बात दुरुस्त है, जब नायाब चीज़ों, और लोग भी कुछ ऐसे लोग हैं जिनको नायाब चीज़ें पसंद होती हैं, बड़ा खूबसूरत तरीके से इसको सजाया गया है, और बड़े प्लेट्स को देखिए, फिर उसमें जो पेंट्स बनी है, कमाल की है भाई। एग्जैक्टली एक घर में कहते हैं ना, एक मकान में एक मेज़ की दराज में ये पड़ी हुई थी और 200 साल से वो मेज़ बंद था, वो दराज बंद थी 200 साल से। तो 200 साल तो यही हो गए। अब वो उसे बनाने से पहले पता नहीं उसे कितनी देर की लेके रखी होगी। तो जाहिर है कलेक्टर्स आइटम इसको कहते हैं, ये वो बन जाता है और उसी बुनियाद की वजह इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा है। बिल्कुल ठीक। इसी के साथ अभी हम अपनी नेक्स्ट स्टोरी की तरफ आएंगे, और ये स्टोरी ये है कि जैसा कि एज़ वी ऑल नो रबीउल अव्वल के बाबरकत महीने का आगाज़ हो चुका हुआ है, और इस महीने में बहुत सी तकारीब का इनेकाद किया जाता है, महफिल मिलाद होती हैं और इस तरह से। तो कल इस्लामाबाद में एक मरकज़ी तकरीब हुई जिससे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने ख़िताब किया, और इस ख़िताब के दौरान उन्होंने एक ऐलान किया कि ऐलान जनाब ये है कि रहमतुल्लिल आलमीन अथॉरिटी कायम की जाएगी, जिससे फ्रॉम ऑल ओवर द पाकिस्तान इस्लामिक स्कॉलर्स शिरकत करेंगे, और इसका मकसद ये होगा कि हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको बताया जाए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका कैसी थी, और इस हवाले से गाइड भी किया जाएगा। बट इसकी जो मज़ीद डिटेल्स हैं वो रऊफ साहब आप ज़रा व्यूअर्स को बताइएगा। सबसे पहली बात ये कि कल प्राइम मिनिस्टर ने ये एक बड़ा स्कॉलरली एक तरह का बयान था उनका। उन्होंने कहा कि स्कॉलर्स पूरे पाकिस्तान से ही नहीं बल्कि दुनिया जहान से जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के जो रोशन पहलू हैं वो यूरोप को दिखाएंगे, मगरिब को दिखाएंगे, पूरी दुनिया में इसके पैगाम को फैलाएंगे, और ताकि सही पैगाम पहुंच सके। जहां तक पाकिस्तान का ताल्लुक है, ये अथॉरिटी स्कॉलर्स इकट्ठे करेगी। ये स्कॉलर जो है इसका एक चेयरमैन होगा, और इसकी सरबराही जो है वो खुद पैटर्न इन चीफ इसके खुद प्राइम मिनिस्टर होंगे, और ये स्कूलों के निसाब के ऊपर नज़र रखेगी, ये सोशल मीडिया के ऊपर नज़र रखेगी, ये कोई भी मीडिया में इस तरह की चीज़ जैसे एनिमेशन है, प्रोग्रामिंग है, उसके बारे में नज़र रखेगी, और वो ख़ास तौर पे नाजेबा कोई चीज़ ना जाए उसके बारे में भी ये बात करेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इसको एक स्कॉलरली अंदाज में देखा जाएगा, और स्कॉलरली अंदाज से मुराद, जैसे उन्होंने ये कहा कि पूरी दुनिया में हम स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर जो हैं उनसे पैगामात लेंगे, उनसे रिसर्च करवाएंगे। कल प्राइम मिनिस्टर ने रिसर्च के ऊपर बहुत ज़्यादा जोर दिया, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी भी मिसालें उन्होंने दी, और उन्होंने कहा कि मैं मगरिब में पला बड़ा था, मेरा किसी ज़माने में जो टारगेट्स थे वो कुछ और होते थे, और मेरे रोल मॉडल भी कुछ और होते थे। मुझे बहुत लेटर स्टेज पे जाके पता चला कि असली रोल मॉडल जो है वो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी है, वहाँ से हमें रोशनी लेनी चाहिए। तो अभी बचपन से ही बच्चों को इस तरह का मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा कि वो बच्चों को ये बताए कि किस तरीके से किस ज़िंदगी को हमने फॉलो करना। बिल्कुल ठीक, और ये बहुत अच्छी चीज़ है। इसको मेरे ख्याल में हर मुसलमान जो है, हर पाकिस्तानी जो है वो अप्रिशिएट करता भी है, हम भी बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हैं। बट एनीवेज जनाब, ये तो था पब्लिक का डेली डोज। अभी हम शो में बल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद मौज़ूआत आपके साथ डिस्कस करेंगे। स्टे विद अस। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, मोहसिन पाकिस्तान एटमी साइंसदान, पाकिस्तान में जोहरी प्रोग्राम को स्टार्ट करने वाले साइंटिस्ट डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब गुज़िश्ता रोज़ इंतकाल कर गए थे। गुज़िश्ता माह की अगर बात की जाए तो उनमें कोविड की तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद वो सेहतयाब भी हो गए थे और उनको उनके घर मुंतकिल कर दिया गया था। लेकिन कल सुबह उनकी अचानक तबीयत ख़राब हुई, जिसके बाद उनको फ़ौरी तौर पर अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहाँ पर जाम बंद ना हो सके। उसके बाद ऑब्वियसली मुल्की सियासी शख्सियात, पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडर्स सब की तरफ से और इवन पाकिस्तानियों की तरफ से, सहाफ़ी हजरात की तरफ से ताज़ियत का तांता बंदा रहा। ट्विटर कल भरा पड़ा था और उनके साथ ऑब्वियसली उनकी खिदमात को लोग याद कर रहे थे। लेकिन इसके साथ साथ वो सर उनकी जो खिदमात थी, मतलब मुझे ऐसे लगता है कि उनको पे बैक उस तरह से हम नहीं कर सके। वो एक बड़ा मशहूर शेर है ना कि सारी ज़िंदगी सारी उम्र संगजनी करते रहे अहले वतन, ये अलग बात है कि दफनाएंगे बड़े एजाज़ के साथ। सो सर मुझे ऐसे लगता है कि यानी कि जितनी उनकी सर्विसेज थी और इस तरह से उनको एक्नॉलेज नहीं किया गया, मतलब उनकी ज़िंदगी में। बट एनीवेज उस पर हम तफसीलन आज शो में गुफ्तगू भी करेंगे। इस वक्त हमारे साथ सीनियर तज्ज़ियाकार औरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। औरिया साहब, थैंक यू सो मच। सर फरमाइएगा, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब की रखलत पर तो ऑब्वियसली सभी अफसरदा हैं और ये कौमी सानिया है। सर उनकी खिदमात पर आप क्या कहेंगी, उनकी ज़िंदगी, उनकी शख्सियत और पाकिस्तान को नाकाबिले तस्खीर बनाने में जो उनका किरदार है, क्या कहेंगे सर आप?
देखिए, पाकिस्तान की जो 72 साल की तारीख है ना, इसमें कायद-ए-आज़म और अल्लामा इकबाल के बाद अगर किसी एक शख्स का एहसान है इस मुल्क पर तो डॉक्टर कदीर खान है। बाकी सब जो थे वो अपनी सियासत, अपनी जिंदगी के अंदर मामला, अपने बाकी सारी उन्होंने इस मुल्क से लिया भी कहीं गुना ज्यादा है, शायद दिया उससे कम हो। लेकिन डॉक्टर कदीर खान ने इस मुल्क से लिया शायद कुछ भी नहीं है, लेकिन दिया बहुत कुछ है। आप सोच नहीं सकते कि 71 के बाद जिस तरह की पशमुर्दा सूरत हाल थी इस मुल्क के अंदर, और एक मशरकी पाकिस्तान हमसे अलहदा हो चुका हुआ था, और फिर 1974 में जब भारत ने पोखरान के जो थे धमाका कर लिया था, एटमी धमाका कर लिया हुआ था, तो पाकिस्तान जो था उस वक्त अपने आप को बहुत तनहा और यको तनहा महसूस कर रहा था और समझ रहा था कि हमारे लिए कोई शायद रास्ता नहीं मिल रहा। उस वक्त हॉलैंड में डॉक्टर कदीर खान ने बकायदा खत लिखा कि मैं आना चाहता हूँ और काम करना चाहता हूँ, और जो कार्ली भुट्टो के जमाने में वो लेके आया, कि साल 1.5 साल ही रह गया था उनका काम उनके साथ किया। लेकिन उसके बाद जो उन्होंने गालाफ के जमाने के अंदर जो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया और 82 तक मुकम्मल कर चुके हुए थे, और गुलाम साहब खान ने जिस तरह उनको उनकी मदद की, उनको माशी तौर पर इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाया, कमाल कर दिया। अब आप अंदाजा करें कि उसके बाद से पाकिस्तान की कैफियत ही बदली। यानी वो जो क्रिकेट डिप्लोमेसी जो थी बड़ी मशहूर जो थी कि अपना गालाफ जो था वो गया था, उसने राजेश को कान में जाके कहा था कि हमारे पास एटम बम है, और इंडिया जो वो तैयार हो चुका हुआ था हमला करने के लिए, उसकी फोर्सेज वापस चली गई थी। फिर 2002 के अंदर जिस वक्त पूरी की पूरी बॉर्डर के ऊपर बकायदा इंडियन फोर्सेज मूव कर गई थी, तो जस्ट बिकॉज के पाकिस्तान के पास एटम बम था और पाकिस्तान जो था वो उसको नाकाबिल तस्वीर सूरत हाल में आ गया हुआ था। अभी भी सैमुअल हर्ष जैसे लोग, अमेरिकन जैसे लोग वो कहते हैं हमारे अगर पाकिस्तान का इतना एक्सटेंसिव एटॉमिक प्रोग्राम ना होता तो हम पाकिस्तान के अंदर किसी वक्त भी चढ़ाई कर देते, और पाकिस्तान को जो है उन्होंने एक ऐसी सूरत बनाई कि जिसकी आप तस्वर नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक बात बताऊं, मैं चागिर में डिप्टी कमिश्नर था जिस जमाने में डॉक्टर कदीर खान साहब जो वहाँ उस वक्त उन्होंने धमाका किया था, तो उस जमाने में दुनिया जहान के लोग जो थे वहाँ आ रहे होते थे, जा रहे होते थे, और उस जमाने में जापान का जो एम्बेसडर अपने एक वजीर के साथ वहां पर आया और वो मुलाकात करते करते मेरे साथ टेंट पर बैठा हुआ था। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा मुझे ये बताओ, अगर जापान के पास एटम बम होता तो क्या हिरोशिमा और नागासाकी होते? तो उसका मुंह फटे का फटा रह गया। उसने कहा बिल्कुल ठीक है, किसी की जरूरत ना होती कि हमारे शहरों के एटम बम कराता। मैंने कहा आज आप एडवोकेट करने आए हो कि पाकिस्तान के पास एटम बम नहीं होना चाहिए, आप हमें हिरोशिमा और नागासाकी बनाना चाहते हो। डॉक्टर कदीर खान ना होते हमारा वही असर होता तो जापान में हिरोशिमा और नागासाकी का हुआ था और हमारे बलिया पेट कर दिया गया था। पाकिस्तान में के ऊपर किसी और का एहसान नहीं, कायद-ए-आज़म इकबाल का किसी और का एहसान नहीं, कोई मैं मानने को तैयार ही नहीं हूँ किसी तौर पर कि पाकिस्तान का इतना बड़ा एहसान हो कि जिसको पाकिस्तान ने अदा न कर सके। सदियां गुजर जाएंगी इस मुल्क को डॉक्टर कदीर खान का एहसान अदा नहीं किया जा सके। अच्छा, और ये बताइए कि जो एक इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर पाकिस्तान बना सकता था डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की मदद के साथ, कि साइंस की एक ऐसी नर्सरी पैदा कर देते जो और मैदानों में भी बहुत से कारनामे सर अंजाम देते। डॉक्टर साहब को इसका अफसोस भी था कि वो ना कर पाए, उसकी क्या वजूहात बनी और वो मतलब क्या रुकावटें उनको बन गई ऐसी? देखिए, आप एक मेटलर्जी के एक आदमी से आप ये समझें कि वो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर बनाए, जबकि आपका पूरे का पूरा एजुकेशन सिस्टम 2 नंबर चल रहा है। भाई पूरे पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम जो है ये ऐसा है कि जिसके अंदर क्रिएटिविटी पैदा ही नहीं हो सकती। पूरी दुनिया में कोई एक मुल्क ऐसा नहीं है कि जिसने अपनी जुबान में इल्म हासिल ना किया और तरक्की की। हमसे कहा जाता है अंग्रेजी तुम्हारा मसला है, कोई नॉर्वे से नहीं कहता, कोई स्वीडन से नहीं कहता, कोई डेनमार्क से नहीं कहता, कोई फिनलैंड से नहीं कहता, कोई आइसलैंड से नहीं कहता, कोई जर्मनी। बेसिक इनहेरेंट आपका सिस्टम ही इस काबिल नहीं है कि उसमें साइंसदान पैदा हो। दुनिया ये मानती है कि आप अपनी किसी दूसरे की जुबान में इल्म हासिल कर सकते हैं, लेकिन किसी दूसरे की जुबान में आपकी तख्लीकी सलाहियतें नज़्म-ओ-नमा नहीं पाती। यू कैन नॉट बी क्रिएटिव। ये पागल मुल्क तो नहीं है, इनके पड़ोस में अंग्रेजी है। ये बेल्जियम जैसे मुल्क 25 लाख के मुल्क हैं, ये PhD तक अपनी जुबान में कराते हैं। ये नॉर्वे वाले 25, ये जहाँ से सारे का सारे जो हॉलैंड जो है जहाँ डच बोली जाती है, इसके करीब में वो अपना इंग्लैंड है, सारी की सारी जुबान वहाँ। पाकिस्तान के स्ट्रक्चर में कदीर खान का बड़े से बड़ा भी आ जाए तो इस स्ट्रक्चर के अंदर
कि जिस स्ट्रक्चर के अंदर हम एक किसी दूसरे की जुबान के अंदर इल्म हासिल करते हैं, हम रखें। बीजिंग 5वीं बड़ी यूनिवर्सिटी हो गई है। मैं बड़े मुल्कों की बात नहीं करता हूँ कि अरबों के अंदर है, मैं छोटे मुल्कों की बात करता हूँ जिन्होंने तरक्की की है, जो सिर्फ 25-25, 20-20 लाख के मुल्क हैं। पाकिस्तान, मैं एजुकेशन में रहा हूँ, मुझे पता है पाकिस्तान के अंदर 1 लाख उन लोगों का गलबा है जो एचईसन में पढ़ते हैं, O लेवल A लेवल करते हैं और उनके पूरे के पूरे इक़्तिदार पे काबिज हैं और वो वही उसको चलाते हैं। और यही वजह है कि कभी भी पाकिस्तान के इस साइंटिफिक रिसर्च के सिस्टम को आगे नहीं बढ़ने देंगे, ना बढ़ सकता है यहाँ। ठीक जी हरमीत। और ये मकबूल जान साहब, जिस तरह हम देख रहे हैं कि डॉक्टर साहब अगर ना होते तो आज जिस तरह सीना तान के हम दुश्मन के सामने खड़े हैं, तो जाहिर बात है डॉक्टर कदीर साहब ने कमाल का काम किया, जितने भी उसकी तारीफ की जाए कम है। लेकिन साथ साथ अगर हम देखें वो जब बीमार हुए तो कोई सियासी क़यादत समेत, हम अगर हुक्मरान पार्टी की बात करें तो वहाँ से भी कोई उनकी अयादत के लिए नहीं गया। उसके साथ साथ जो कल हम देख रहे थे कि ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे थे और उनके जो खिदमात हैं उसका एतराफ़ किया जा रहा था। अच्छा ना होता कि वो एक भोजल दिल के साथ दुनिया से रुखसत हो गए, जो इल्जामात उस पर लगे थे वो इल्जामात रियासत वापस ले लेती। देखिए यही तो कमाल है। मैं आपको बताऊं, जब धमाका हुआ है में से हम लोग, तो धमाके से ज्यादा डॉक्टर साहब वहीं बार बार आते थे, वापस आए, पहले दिन से साजिश शुरू हो गई थी। तो 28 मई के को दूसरे दिन पीटीवी को ऑर्डर किया नवाज शरीफ ने कि समर मुबारकबाद का इंटरव्यू नजर किया जाए, और पीटीवी ने 2 घंटे का इंटरव्यू उनका कहा, हम ये कर दिया। बुनियादी तौर पर डॉक्टर साहब बेचारे आंखों में आंसू आ गए। उनका ये शख्स जो है, इसको इतनी शर्म नहीं आती कि ये बेसिकली मेरे मुकाबले के अंदर एक सिंपल जो जिसे कहते हैं डिजाइन बनाने वाला, मिसाइल का डिजाइन जो कि किताबों में मिल जाता है, उसको बना रहा है कि ताकि मेरी इस कंट्रीब्यूशन को खत्म किया जाए। उस दिन से उनके खिलाफ ये सारे का सारा शुरू हुआ था, और वो तो बड़े दुख से कहते हैं। देखिए ईरान पे इल्जाम लगा, उसने हमारा नाम ले लिया, या उसने अपना लीबिया पे इल्जाम लगा, उसने हमारा नाम ले लिया। पूरी कौम का ऊपर जो आफत आई थी, डॉक्टर साहब ने अपने सीने पे ली, बहुत बड़ी बात होती है। और उस पर कहा सफरुल्लाह जमाली ऑन रिकॉर्ड है, क्या मुशर्रफ जो था वो डॉक्टर कदीर खान को जहाज पे बिठा के C-130 तैयार था, अमेरिका के हवाले करने वाला था। तो मैंने खड़ा इंटरव्यू में उसने कहा कि मैंने इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाने दूंगा, मैं एक बलोच हूँ, मैं डॉक्टर कदीर खान को नहीं जाने दूंगा। और ये जज्बा था कि जिसकी वजह से आज भी सफरुल्लाह जमाली की इज्जत करते हैं। और कदीर खान साहब को आगे जो जिस तरह उन्होंने उनको एक किस्म का हौसला रखा गया। फिर हर बंदा जो छोटा बंदा उठता था उनके बारे में कभी ये कहता था कि देखें शहाबुद्दीन हुसैनी का मकबरा बना लिया, ये पैसे खर्च कर दिए। कदीर खान आज ही पाकिस्तान की इकॉनमी खर्च करते था, तब भी उस पर कोई परवाह नहीं थी। व्यवस्था सर यह है कि हमारे एक दोस्त कहा करते थे, इंग्लैंड में होते थे, कहते कि पाकिस्तान में हर किसी का काम हर को कर सकता है, डॉक्टर भी बन जाते हैं लोग, इंजीनियर भी बन जाते हैं, लेकिन कदीर खान का काम सिर्फ कदीर खान कर सकता है। और ये दुनिया में 12 ममालिक थे जो उस वक्त परसू कर रहे थे एटमी प्रोग्राम में, जिसमें नाइजीरिया जैसा ऑयल रिच कंट्री भी था, इराक था, सब कुछ। डॉक्टर कदीर खान को सब जगह दुआ पर मौजूद थी, लेकिन वो पाकिस्तान के अंदर आए और उन्होंने सेटलमेंट, और इस वक्त जब काबिल तस्वीर बनाया है वो तो हैरान कुन है कि डॉक्टर कदीर के बनाए हुए जितने प्रोग्राम है वो टेक्निकल तौर पर बहुत बेहतर है। टेक्निकल तौर पर वाकई उनके बनाए हुए जितने भी प्रोग्राम्स हैं वो बहुत बेहतर हैं। बहुत शुक्रिया ओरिया मकबूल जान साहब हमारे साथ मौजूद थे, और यकीनी तौर पर बिल्कुल ठीक है कि आने वाले वक्त में शायद पाकिस्तान से मोहब्बत करने वाला, पाकिस्तान के लिए जज्बा रखने वाला और पाकिस्तान को इतना काबिल शख्स, इतना काबिल साइंसदान शायद दोबारा कभी ना मिल सके, और सदियों तक हम उनका एहसान नहीं भूल सकते। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे। गुड मॉर्निंग पब्लिक। ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, शौकत खानम कैंसर हॉस्पिटल पाकिस्तान में कैंसर के पेशेंट्स के लिए जदीद तर्ज पर ट्रीटमेंट और इलाज मुआवजा सर्विसेज फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करता है। लाहौर में एक हॉस्पिटल है, फिर कुछ अर्से पहले पेशावर में हॉस्पिटल का क़याम अमल में लाया गया, क्योंकि देखने में आता था कि लाहौर के हॉस्पिटल में KPK से बहुत ज़्यादा लोग आते थे, तो KPK में ज़रूरत थी एक अस्पताल के क़याम की, जिसके बाद पेशावर में अस्पताल बनाया गया। अब बहुत जल्द
शौकत खानम अस्पताल कराची में अपना तीसरा अस्पताल बनाने जा रहा है, बट इसकी ज़रूरत आखिर क्यों महसूस हुई, इस पर अभी हम तफसीलन शो में बात करेंगे। हमारे साथ इस वक्त CEO शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आसम यूनुस साहब हमें शो में ज्वाइन करें हैं। डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच, वेलकम टू द शो। सर, सबसे पहले तो फरमाइएगा कि जनूबी पाकिस्तान की अगर बात की जाए तो वहाँ पर कैंसर की क्या सूरत हाल है, और अब आप जो अपना तीसरा अस्पताल कराची में बनाने जा रहे हैं, आपको क्या लगता है क्यों ज़रूरत महसूस हुई कराची में भी अस्पताल कायम किया जाए? पाकिस्तान में इस वक्त हमारा एस्टिमेट है कि 1,75,000 नए कैंसर के केसेस डायग्नोज होते हैं हर साल, क्योंकि इनमें से अक्सरियत जो है वो लेट प्रेजेंट करती है, लेट स्टेज में जब बीमारी आगे फैल चुकी होती है अक्सर, तो उनमें से अनफॉर्चुनेटली 60 से 80% लोगों की डेथ उसी साल में हो जाती है जिसमें उनकी तशखीस की जाती है। ये बहुत ही अफसोसनाक बात है, क्योंकि अगर ये अर्ली प्रेजेंट करें, पहले डॉक्टर के पास पहुंच जाएं और इलाज शुरू कर लें, तो इनमें से अक्सरियत जो है उनका मुकम्मल इलाज मुमकिन हो सकता है। डॉक्टर साहब, ये फरमाइए कि शौकत खानम कैंसर रिसर्च हॉस्पिटल और जो रिसर्च सेंटर है कराची, इसके मुनफरद पहलू क्या हैं? जैसे हमने बात की, इतने ज़्यादा केसेस हैं, हमारा जो मॉडल है कैंसर केयर प्रोवाइड करने का शौकत खानम में, वो टर्शरी केयर हमारा हॉस्पिटल होते हैं। इसका मतलब है कि एक ही हस्पताल में जितनी तशखीस की ज़रूरियात होती हैं, मशीनरी, इक्विपमेंट, स्पेशलिस्ट वगैरह, वो भी मौजूद होते हैं उसी हस्पताल में। और जो मुख्तलिफ़ तरीके हैं कैंसर को ट्रीट करने के, चाहे वो कीमोथेरेपी या दवाइयों से हो, बिजली की शुआओं से या रेडिएशन से हो, और जराही या सर्जरी से हो, वो सारी फैसिलिटीज़ एक ही हस्पताल में हो। फिर जो कैंसर आगे बढ़ जाते हैं या जो लाकाबिले इलाज होते हैं, उनके अलामात को ट्रीट किया जाता है, जैसे दर्द हुआ या मतली उल्टी हुई, उसको पैलिएटिव केयर कहते हैं, वो भी हमारे मॉडल का एक हिस्सा है। इस वक्त पाकिस्तान में टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल्स, जहाँ ये सारी सहूलियात एक ही हस्पताल में हो, सिर्फ 2 हमारे ही हस्पताल हैं, शौकत खानम लाहौर और शौकत खानम पेशावर। कराची में केसेस बहुत हैं, ऑब्वियसली कराची बहुत बड़ा शहर है, 16 मिलियन इसकी अपनी पॉपुलेशन है, तो हमने सोचा कि जो तीसरा और शौकत खानम का और पाकिस्तान का सबसे बड़ा टर्शरी केयर कैंसर हॉस्पिटल है, वो कराची में बनाना चाहिए, और इतना बड़ा बनाना चाहिए कि ना सिर्फ कराची के मरीज़ों के लिए, बल्कि अंदरून सिंध से मरीज़ जो आएंगे और जनूबी बलूचिस्तान से भी जो ड्राइव कर सकते हैं कराची तक, उनके लिए भी इसमें सारी फैसिलिटीज़ शामिल की जाएँ। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी बताइए कि इस वक्त जो मंसूबा चल रहा है, तो उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं, वो भी ज़रा हमारे साथ शेयर कीजिएगा। इसका जी कंस्ट्रक्शन का काम जारी है, ये DHA सिटी में बन रहा है, 8 मंजिलों पे ये बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट की जा रही है। इस वक्त इसका बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर मुकम्मल हो चुका है, ग्रे स्ट्रक्चर, और सेकंड फ्लोर और उसके ऊपर की लेवल्स के ऊपर काम चल रहा है। अगले साल सितंबर में इंशाल्लाह ग्रे स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद तकरीबन 10 या 11 महीने लगेंगे फिनिशिंग के काम में, और फिर 3 से 4 महीने हम अपने आप को देंगे मशीनें इंस्टॉल करने में और कमीशनिंग वगैरह में। तो हमारी उम्मीद है और एक्सपेक्टेशन है कि दिसंबर 2023 में इंशाल्लाह इसमें मरीज़ों का इलाज शुरू हो जाएगा। ठीक, डॉक्टर साहब, इस हवाले से भी जानना चाहेंगे, कराची शौकत खानम अस्पताल में अगर जो डॉक्टर्स वहाँ पर काम करने के ख्वाहिशमंद हैं, तो वो किस किस्म के आलात और टेक्नोलॉजी को एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर? कराची में जो हॉस्पिटल बन रहा है शौकत खानम का, वो लाहौर से दुगना है साइज़ में। लाहौर का हस्पताल 5 लाख स्क्वायर फुट पे कंस्ट्रक्ट हुआ है, और कराची के हस्पताल की तामीर जिसका काम जारी है इस वक्त, वो 10 लाख स्क्वायर फुट पे बनाया जा रहा है। और सिर्फ एरिया नहीं, बल्कि सारी जो फैसिलिटीज़ और इक्विपमेंट और मशीनें हैं वो भी दुगनी हैं लाहौर से। एज एन एग्ज़ाम्पल, लाहौर में 200 बेड्स हैं मरीज़ों के लिए, कराची में 470 बेड होंगे। लाहौर में 8 ऑपरेशन थिएटर हैं, कराची में हम 16 बना रहे हैं। लाहौर में 5 रेडिएशन या बिजली की शुआओं की जो मशीनें हैं वो इंस्टॉल हुई हैं और काम कर रही हैं। एक मशीन मैं बताता चलूँ कि तकरीबन 3 से 4 मिलियन US डॉलर्स की एक आती है। कराची में हम ऐसी 10 मशीनें लगा रहे हैं। सिमिलरली जो डायग्नोसिस या तशखीस के लिए इक्विपमेंट जो होती है, CT स्कैनर, MRI, PET CT, जब ये खुलेगा हस्पताल, जो लेटेस्ट उस वक्त इनके मॉडल्स होंगे और इक्विपमेंट होगी, वो हम इंस्टॉल करेंगे।
और पेट सीटी से भी आगे एक नया अब स्कैनर आ गया जिसको पेट MRI कहते हैं। तो इंशाल्लाह पाकिस्तान का पहला पेट MRI शौकत खानम कराची में ही हमारा प्लान है इंस्टॉल करने का। सो हर तरीके से इसमें फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हैं, ज़्यादा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी होगी, और इसको हमने ऐसे प्लान किया है कि अगले 25 से 30 साल जितनी ग्रोथ हम इन्विजिज करते हैं या एक्सपेक्ट करते हैं कि कैंसर में होगी, वो सारी इसमें हम ट्रीट कर सकेंगे इंशाल्लाह। डॉक्टर साहब ये फरमाइए कि हमारे पास अभी भी कौमी सतह पर कैंसर की कोई फॉल रजिस्ट्री नहीं है। SKMT पंजाब कैंसर रजिस्ट्री जो है वो करता है, इंतज़ाम करती है उसका, क्या सिंध के लिए भी ऐसा कोई मंसूबा है आपके पास? एक तो ओवरऑल साइज़ जो है फैसिलिटी का वो इतना होगा कि जितने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मरीज़ यहाँ आएंगे कराची से, सिंध से और जनूबी बलूचिस्तान से, उनके लिए सबके लिए फैसिलिटीज़ होंगी। दूसरा फिर जैसे मैंने जिक्र किया कि लेटेस्ट जो उस वक्त मशीनरी और इक्विपमेंट और टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल की जाएगी और वो यहाँ पे लगाई जाएगी, ताकि कैंसर का जदीद तरीन जो तरीका है ट्रीटमेंट करने का, वो सारी सहूलियात यहाँ हम मरीज़ों को मैसर कर सकें। जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें कि शौकत खानम मेमोरियल अस्पताल में इस कार खैर में अगर कोई हिस्सेदार बनना चाहता है, कोई डोनेशन देना चाहता है, तो उसका तरीक़ाकार क्या होगा? बहुत सारे तरीके हैं डोनेट करने के। सबसे जो आसान तरीका है जो हम सब रोज़ाना कर सकते हैं आई थिंक इज़ के 7770 पे एक ब्लैंक SMS आप भेजें 7770, तो 20 रुपये शौकत खानम को मिलते हैं। और मैं अपील करूँगा कि सबको रोज़ ये एक सदका जारिया की तरह एक ये ज़रूर करना चाहिए। इसके अलावा स्पेसिफ़िकली फॉर द कराची हॉस्पिटल प्रोजेक्ट आप डोनेट ब्रिक कैंपेन में हिस्सा ले सकते हैं। जब भी आप 100 रुपये देंगे शौकत खानम को कराची के लिए, तो एक ईंट आपके नाम की हॉस्पिटल में लग जाएगी। अगर आप 5 लाख रुपए देना चाहें तो आप एक फाउंडिंग डोनर बन सकते हैं हॉस्पिटल के। वो हर अस्पताल में हमारे एक मॉन्यूमेंट या एक दीवार बनी है जिसमें फाउंडिंग डोनर्स के सारों के नाम लिखे हुए हैं, तो वो हमेशा के लिए एक मेमोरियल बन जाता है। चाहे आप अपना नाम लिखवाएं, अपने वालदैन का या किसी और लव्ड वन का आप नाम लिखवा सकते हैं इसमें। 20 लाख रुपए से शुरू होके तो आप एक पूरा कमरा या एक ऑपरेशन थिएटर या कोई इक्विपमेंट या कोई एक वार्ड अपने नाम की या अगेन अपने वालदैन के नाम के ऊपर डेडिकेट कर सकते हैं। बहुत बड़ा इसका मेन्यू है इक्विपमेंट का कि $100 से लेके तो लाखों डॉलर की जो मशीनरी वगैरह आती है, उसका सारा मेन्यू हमारा वेबसाइट पे है www.shaukatkhanam.org.pk, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। फाइनली 0800-11-555 पे अगर आप फ़ोन करें तो अगेन आपको ये इंफॉर्मेशन इंडिविजुअली भी मिल सकती है, और अगर आप चाहें ज़कात देना, अतियात, सदका वगैरह देना, तो हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपके घर से आके तो वो कलेक्ट भी कर सकते हैं, कैश या चेक जो भी आप देना चाहें, और आपको पक्की रसीद भी मिलेगी। लास्ट ऑफ ऑल, हर बैंक अकाउंट में हमारे बैंक अकाउंट्स होते हैं शौकत खानम के। आप किसी भी बैंक में जाके शौकत खानम के लिए ज़कात, अतियात, चैरिटी, सदका, किसी भी किस्म की डोनेशन जमा करा सकते हैं। आपको वहीं से रसीद भी मिल जाएगी बैंक से, और वो हमारे इलेक्ट्रॉनिकली हमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। और आजकल स्मार्टफोन्स का ज़माना है, आई थिंक अक्सर लोगों के पास बैंकिंग ऐप्स भी हैं, तो आप ऐप्स से भी अपने डायरेक्टली शौकत खानम को दे सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, यहाँ पर आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि आप लोग ऑलरेडी कैंसर के 2 अस्पताल चला रहे हैं, अब ये तीसरा अस्पताल जो कराची में बनने जा रहा है, माली तकाजे आप लोग किस तरह से पूरे करेंगे? जी सो लाहौर और पेशावर का इस वक्त हमारा कंबाइंड बजट जो है इस साल का वो 19 अरब रुपए है, ताकि हम लाहौर और पेशावर में जो कैंसर का इलाज है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का, मुस्तहक मरीज़ों का फ्री कर सकें। कराची की जो प्रोजेक्ट है उसका जो बजट हमने प्लान किया है वो 16.4 अरब रुपए है। 3 साल के ऊपर ये खर्च होगा कंस्ट्रक्शन के लिए भी, और इसमें जो जब अस्पताल खुलेगा दिसंबर 2023 में, तो उस वक्त जो इक्विपमेंट चाहिए होगी वो शामिल करके तो ये 16.4 अरब रुपए बना है। आज तक हमारा अस्पताल का काम रुका नहीं इस वजह से कि पैसे नहीं हैं। हमें यकीन है कि हर साल की तरह
जैसे हर साल पिछले साल से ज़्यादा हमें ज़कात और अतियात मिलती है, वो इसीलिए है क्योंकि लोगों को यकीन है कि जो हम बात कर रहे हैं वो सही है, कि वाकई 75% लोगों का फ्री इलाज होता है। वाकई हम गरीब में और अमीर में फ़र्क नहीं करते और सिफारिश नहीं देखते कि इसको ले लो इसको ना ले लो बिकॉज़ किसी ने कहा हुआ है कि इसको लेने को। लोग बढ़ चढ़ के हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात देते हैं। तो हमें यकीन है कि इसी तरह कराची के लिए भी लोग दिल खोल के और बढ़ चढ़ कर हमें चैरिटी इसके लिए देंगे ताकि ये बन सके और फिर आगे जाके ताकि ये चल सके और ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे भी हम मरीज़ों का फ्री इलाज कर सकें। कराची वो शहर है जिसका बहुत पुराना ट्रेडिशन है चैरिटी का, फिलैंथ्रोपी का। बाकी सारे मुल्क को तो कराची वालों ने ही सिखाया है चैरिटी देना इनफैक्ट। हमें कोई शक नहीं है कि कराची वाले ख़ुद भी दिल खोल के इसके लिए चैरिटी देंगे इस हॉस्पिटल के लिए। मैं बताता चलूँ कि कराची हॉस्पिटल से पहले पिछले 30 साल से जो लाहौर और पेशावर का बजट है उसमें से तकरीबन 22 से 25% कराची से आता है। अब ये वक्त है कि जब कराची में हस्पताल बन रहे हैं तो बाकी मुल्क भी पे बैक करे और इसको सपोर्ट करे, कराची के हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन को भी और फिर आगे जाके इसका जो ट्रीटमेंट का ख़र्चा होगा। जी, वैसे तो आपने डॉक्टर साहब बता दिया कि काफ़ी जिस तरह से कराची के लोग सपोर्ट कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं और पहले भी करते रहे हैं, अब भी करेंगे, लेकिन और क्या क्या तरीक़ेकार और किस तरीके से कराची के लोग सपोर्ट कर सकते हैं आपके हॉस्पिटल को? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मरीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं ट्रीटमेंट के लिए और लाहौर और पेशावर में कंसिस्टेंटली, लाहौर में 27 साल अब होने लगे हैं, पेशावर में 6 साल होने लगे हैं फंक्शन करते हुए हस्पताल को। हर साल हम पिछले साल से ज़्यादा मुस्तहक मरीज़ों को एक्सेप्ट करते हैं फ्री ट्रीटमेंट के लिए और हर साल कंसिस्टेंटली हम 75 से 80% लोगों का कम्प्लीटली फ्री इलाज करते हैं। ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि लोगों को हमारे ऊपर यकीन है और वो हर साल पिछले साल से ज़्यादा ज़कात और अतियात देते हैं हमें इस फ्री ट्रीटमेंट को सपोर्ट करने के लिए। इसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि हम डिस्टिंग्विश या डिफरेंशिएट नहीं करते उनके दरमियान जो ख़ुद अपनी ट्रीटमेंट का पैसे दे रहे हों, जो कि तकरीबन 20% मरीज़ होते हैं, और वो मरीज़ जिनके लिए किसी और ने हमें पैसे दिए हों। हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज़ को पता भी नहीं होता कि कौन पे कर रहा है कौन नहीं पे कर रहा, और हमारी सारी फैसिलिटीज़ जो हैं वो एक जैसी हैं। हमारे यहाँ कोई प्राइवेट वार्ड्स या VIP रूम्स वगैरह कुछ नहीं है। सारे जो मरीज़ हैं वो 2 पेशेंट एक कमरे को शेयर करते हैं और अक्सर एक पेशेंट ऐसा होता है जो खुद पे कर रहा है और एक होता है जिसके लिए किसी और ने पे किया हुआ है। ठीक है जी हरमीत। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर हम देखें हमारे वतन में, हमारे मुल्क में गरीब आदमी, अवाम जो ज़रूरतमंद है उनकी कोई कमी नहीं है, और अगर वो इलाज करना चाहे जिनके पास पैसे नहीं है, जो ज़रूरतमंद है, तो वो अगर आपके हॉस्पिटल में इलाज करना चाहता है तो क्या तरीक़ाकार होगा? क्या उनका इलाज जो है आपके अस्पतालों में हो सकता है? और ये होता है, रोज़ होता है ये, क्योंकि इस वक्त भी हमारे लाहौर में, पेशावर में और कराची में वॉक इन क्लिनिक्स हैं। उनमें कोई भी मरीज़ जिनको शक हो या जिनकी तशख़ीस हुई भी हो कि उनको कैंसर है, वो अपने पेशेंट और अपनी रिपोर्ट्स जाके वो अपना मुआयना फ्री करवा सकते हैं और अपनी रिपोर्ट्स रिव्यू कर सकते हैं। अगर उनकी रिपोर्ट्स और उनकी एग्ज़ामिनेशन के मुताबिक हमें लगे कि हम इनका इलाज कर सकते हैं, हमारे पास दवाइयाँ हैं, मशीनें हैं, स्पेशलिस्ट हैं जो इसके लिए ज़रूरी हैं, तो वो वहीं से एक्सेप्ट हो जाते हैं। ये कोई नहीं पूछता कि आप ख़ुद पे करेंगे या कोई और आपके लिए पे करेगा, वो एक्सेप्ट होते हैं या नहीं होते डिज़ीज़ की स्टेज के बेसिस पे। उसके बाद जो अफोर्ड नहीं कर सकते, जो कि ज़्यादातर होते हैं, जैसे मैंने कहा 75 से 80% ऐसे होते हैं जिनको हॉस्पिटल सपोर्ट करता है, उनकी फिर एक दफ़ा फाइनेंशियल असेसमेंट की जाती है। और जैसे मैंने कहा डॉक्टर्स और नर्सेज नीड्स ब्लाइंड होते हैं, तो उनको नहीं पता होता कि कौन पे कर रहा है कौन नहीं कर रहा। ये सिर्फ डिज़ीज़ स्टेज के ऊपर डिसाइड होता है कि कौन एक्सेप्ट होगा कौन नहीं। कोई सिफारिश नहीं है, कोई क्यूइंग सिस्टम नहीं है, सब बस अपनी बारी से आते हैं, एक एक के बाद दूसरा देखा जाता है, और जो एक्सेप्ट होता है वो डिज़ीज़ के बेसिस पे होता है, इसलिए नहीं कि किसी ने कहा है कि इसको ले लो या उसको ले लो। बहुत बहुत शुक्रिया CEO शौकत खानम अस्पताल डॉक्टर मोहम्मद आसिम यूनुस साहब हमारे साथ मौजूद है। बहुत ज़बरदस्त काम है और बहुत जल्द शौकत खानम अस्पताल जो है वो कराची में भी उसका क़याम अमल में लाया जाएगा। और अगर आप भी इस कार्य खैर में हिस्सा डालना चाहते हैं तो उसका प्रोसीजर गुफ्तगू के दौरान आप डॉक्टर साहब की ज़बानी सुन चुके होंगे। अभी हम शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे पब्लिक।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। व्यूअर्स, मौसीकी का शगफ हर कोई रखता है और अगर सुबह सुबह मॉर्निंग शो में मौसीकी का तड़का हो जाए तो ये ज़्यादा एंटरटेनिंग होता है और ऑब्वियसली सबको, देखने वालों को, व्यूअर्स को फ्रेश भी कर सकता है। सो अभी हमारे साथ एक यंगस्टर सिंगर मौजूद हैं जो कि प्रोफेशनली नहीं गाती बट इनको वैसे गाने का शौक है। सो शौक क्या, ये गाने गा रही हैं, वैसे शी इज़ अ स्टूडेंट। शानज़े बशारत इस वक्त हमें शो में ज्वाइन करी हैं। थैंक यू सो मच शानज़े, वेलकम टू द शो। ये मौसीकी की रूट्स आपने अपने अंदर कैसे डेवलप की? असल में मेरी मम्मा नात खाएं तो शुरू से हमिंग वगैरह वो करती रहती थी, तो उन्हें देख देख के एक शौक़ हुआ, पहले नात पे और फिर जब स्कूल में आई तो मिली नगमे और सॉन्ग्स वगैरह, तो इसी तरह से शौक़ हुआ। अच्छा, तो इसको आप प्रोफेशनली क्यों नहीं लेके चल रही हैं? अगर आपकी वॉइस भी अच्छी है, सब कुछ है, अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली ऐसी कि किसी प्रोफेशनल स्टेज पे ऐसे। चलें फिर हम उम्मीद करते हैं कि आज आप हमारे शो में ऑन एयर जा रही हैं, सो आपको हमारे शो के तवस्सुत से कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। गुड लक। क्या सुना रही हो? मैं कुरतलैन बलूच पे सुना रही हूँ मनमाइल का OST। अच्छा, ठीक। यार दे वेड़े आई टप टप गलियां, लभदी फिरा मैं तेनू मल मल अखियां, माही मैं तेनू समझावा के तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल मैं लाइयां अखियां, तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, दिल में अंधेर है शिकवों का ढेर है, तेरी दीवानी हुई तेरा कसूर है, छोटे से दिल नू समझावा के तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल मैं लाइयां अखियां, बेपरवाह मैं तेरे इश्क च बंदियां, बस तेरा मुखड़ा दिखे बाकी ते मैं अंधियां, माही मैं तेनू समझावा कि तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल क्यों लाइयां अखियां, तेरे नाल मैं लाइयां अखियां। बहुत अच्छा। जबरदस्त। आप बाकी कह रही हो आपने सीखा किसी से नहीं है, नहीं ये सीखा। कैसे सीख लिया? ये जो है इतना इसमें मुश्किल तर्ज था ये। साथ साथ सुन के इसमें भी मुझे अच्छा, जिस लगता तरह है- से आपने ये बात कही कि अभी तक अपॉर्चुनिटी नहीं मिली, सो द फर्स्ट थिंग इज कि आपको अपने लिए अपॉर्चुनिटी खुद फाइंड आउट करनी पड़ती है। पाकिस्तान में कुछ महदूद लेकिन है इस तरह के इंस्टीट्यूट जो म्यूज़िक की एजुकेशन देते हैं। अगर आप अलहमरा चले जाएं या इसके अलावा प्राइवेट भी बहुत से होते हैं इंस्टीट्यूट्स ऐसे जो म्यूज़िक की एजुकेशन दे रहे हैं, अब वहाँ क्यों नहीं कॉन्टैक्ट करती? एक तो आपके अपने स्किल्स भी इन्हांस होंगे, प्लस फिर ऐसे जो लोग होते हैं, ऐसी जो जगह होती हैं, वो आपको प्रोफेशनली भी फिर आगे लेकर जाने में हेल्प आउट करते हैं। पहले मुझे अंदाज़ा नहीं था कि लाइक मुझे कोई अप्रोच करेंगे टीवी या इंटरव्यूज़ के लिए, तो मैं इसको एज अ सिर्फ शौक ही रख रही थी सोशल मीडिया तक। फिर जब अब सब ने अप्रोच किया और तारीफ़ की लाइक यू शुड लर्न, तो अब मेरा है कि ओके आई शुड डू दिस। और अलहमरा मैंने ज़रूर ये देखा था अभी, क्योंकि कोरोना की वजह से वो क्लासेस नहीं ले रहे, और जैसे ही दोबारा क्लासेस होंगी तो इंशाल्लाह मैं ज्वाइन। चलें, आज से वैसे तालीमी सरगर्मियाँ तो बहाल हो गई हैं, पता नहीं मौसीकी की सरगर्मियाँ अब कब से बहाल होती है, इस बारे में हमें भी नहीं इन्फॉर्मेशन। हरमीत का रुख कर लेते हैं, हरमीत से ज़रा कोई सवाल ले लेते हैं, फिर शानज़े से अगला गाना सुनेंगे। हाँ, मैं वही रिवायती सवाल करूंगा वो जो हमेशा हम करते रहते हैं, लेकिन इनसे पूछना चाह रहा हूँ कि जब आप क्लास में होते हैं, जब आप कॉलेज में होते हैं, तो क्लासरूम में कभी हम ऐसे दोस्त हमारे भी थे, जब गुनगुना देते थे तो हम कहते भैया आप गा लो तो बड़े अच्छे कमाल कर जाओगे। तो ऐसा कुछ हुआ है कि आपके कई दोस्तों ने, आपने क्लास में गाया और ने कहा नहीं आप तो सिंगर बन जाएंगी और आप बनी? ऐसा कभी कोई वाकया हुआ है? शेयर कीजिएगा थोड़ा सा। इसमें मेरे ख्याल से अभी जो मैं गा रही हूँ ना, उसमें सबसे बड़ा हाथ उन्हीं का है। मतलब उन्होंने मुझे इतना हाइप अप किया, हमारी सिंगर आ रही है, अब शानज़े गाएगी, मैं गा रही हूँ तो उस पर डांस करते हैं, तो उन्हीं की वजह से जो है वो इतना कॉन्फिडेंस आया कि मैं कहीं भी अभी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे गा सकती हूँ। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में अगर किसी भी फेज ऑफ लाइफ में दोस्तों की सपोर्ट अगर शामिल हो तो वो एक ऑटोमेटिकली आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर जाता है। तो ये वाली सपोर्ट होना, फैमिली की सपोर्ट के साथ साथ फ्रेंड सर्कल की सपोर्ट होना, ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बट आप हमें कौन सा इस वक्त गाना सुना? आतिफ असलम का सुनाऊंगी, वो We want you to
sing this with guitar. अच्छा जी, आतिफ असलम का गाना है ये? Yep. आतिफ असलम का गाना बट लड़की की आवाज में। थोड़ा सा चेंज करके, क्योंकि वो तो फिर उस्ताद है। वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, सागर की गहराई से गहरा है अपना प्यार, सहराओं की इन हवाओं में कैसे आएगी बाहर, कहाँ से ये हवा आई, घटाएं काली क्यों छाई, खफा हो गए हम, जुदा हो गए हम, हो वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें, वो भीगी भीगी यादें, वो लम्हे, वो बातें कोई ना जाने, थी कैसी रातें हो बरसातें, वो भीगी भीगी यादें। ज़बरदस्त। अच्छा, जो मैंने आपको अभी तक ऑब्जर्व किया, मेरे ख्याल में आप थोड़ा सा लो पिच पर गाती हैं, बड़ा धीमा गाती हैं। ये गिटार ज़रा अभी अपने आगे ही रखें, इस पर कुछ लिखा भी हुआ है, वो बताएं ना क्या है। ये मैंने पोइट्री लिखी थी। अपनी पोइट्री है? रहा था अगर जहाँ के साहब आए तुम याद बे साहब आए, फैज साहब। जी जी, फैज। अच्छा, ज़बरदस्त, आपने पहचान लिया सर। मुझे इतना तो पता बड़ी है, ये तो फेमस पोइट्री है उनकी। ठीक है, और इस पे जुनून क्यों लिखा हुआ है? 7 एलिमेंट्स ऑफ लव होते हैं, तो उनमें से एक होता है जुनून। तो जुनून इज लाइक, और रूमी की पोइट्री में भी आप देखेंगे कि जुनून का बहुत हद तक है, तो इस वजह से चलें, अब नेक्स्ट आप हमें कौन सा सॉन्ग सुना रही हैं? नाजिया हसन का दिल की लगी। ठीक है। चल अच्छा, यहाँ पर हम आपका शुक्रिया भी अदा कर देते हैं, बिकॉज इन्हीं के गाने के साथ हम ब्रेक पर चले जाएंगे। सो थैंक यू सो मच शानज़े, ऑल द वेरी बेस्ट। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे शो के तवसत से कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी बहुत जल्द मिल जाए, बट आप गाना अपना, और अगली बार आप आएंगे तो ज़्यादा सारे और ढेर सारे गाने लेके आएंगे हमारे लिए। अच्छा जी, आप गिटार के साथ नहीं गाएंगे? नहीं, गिटार ठीक है। दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी, दीवाने चुप कैसे रहे, आओ दुनिया से ये कहे, जिसे हमसे मिलना गवारा नहीं है, हमसे मिलाना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे, मेरी इल्तिजा है खुदा से दुआ है, दो दिल जुदा ना करे, हो दिल की लगी कुछ और भी दिल को दीवाना करे। एक सवाल से बीच में रह गया था मेरा, और वो ये था कि गाना तो आपने किसी से नहीं सीखा, आप खुद अपने तौर पे सुन सुन के कर रही हो, प्रैक्टिस कर रही हो, तो गिटार का क्या मामला है? गिटार भी अब मैं यूट्यूब से सीख रही हूँ। मैंने क्लासेस लेना स्टार्ट की थी, बट वो क्योंकि मेरी पढ़ाई का बर्डन बहुत ज़्यादा था, तो वो मैं कंटिन्यू नहीं कर सकी, तो अब मैं यूट्यूब से सीख रही हूँ। खुद से सीख रही हो? कमाल, बड़ी अच्छी बात है। बता सकती हो कि कितना अच्छा बजा रही है। नहीं, अच्छा तो बजा रही है, लेकिन एक ये चीज़ कि किसी प्रॉपर ट्रेनर के बगैर आप सीख रहे हैं यूट्यूब से, सो उसको वहाँ से समझना, फिर उसको अप्लाई करना, ये बड़ी एक डिफिकल्ट चीज़ है, लेकिन आप इसको करिए। मेरे ख्याल में आप प्रोफेशनली भी इसको अगर गाना स्टार्ट करें तो ऑब्वियसली आपको, आपके लिए बहुत अच्छा होगा, कि करियर के लिए बहुत अच्छा होगा। बट थैंक यू सो मच शानज़े। अभी शो में एक ब्रेक शामिल करेंगे, एक ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो क्रिकेट की बात करेंगे। इरफान ज़हीर हमें शो में ज्वाइन करेंगे। स्टे विद अस।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से शो में आपको खुशामदीद कहेंगे। क्रिकेट की बात करेंगे व्यूअर्स। 17 अक्टूबर से T20 वर्ल्ड कप का मेला UAE में सजने वाला है और पाकिस्तान का पहला मैच रिवायती हरीफ भारत के खिलाफ है जो कि 24 अक्टूबर को होगा और हर एक की नज़रें ऑब्वियसली इस मैच पर टिकी हुई हैं। बट T20 वर्ल्ड कप से पहले टीम में 4 तब्दीलियाँ की गई हैं, जिनमें से एक शुएब मलिक की वापसी है, बाकी 3 तब्दीलियाँ भी की गई हैं। लेकिन वो रऊफ साहब ऑब्वियसली बेहतर अंदाज में इरफान से बात करेंगे। मुझे तो ये अंडर एस्टिमेट करते हैं सर, जरा बॉल आपकी तरफ थ्रो कर रही है। आप भी ट्राई कर सकते हैं। नहीं अच्छा नहीं हम उस पर आ जाते हैं कि ये जो तब्दीलियां हुई हैं, सबसे पहली तो बात ये है कि ओरिजिनली जब हम यहाँ बैठ के बात कर रहे थे काफ़ी दिन पहले, तो जो टीम हमने सेलेक्ट की थी या हमारा ख्याल था सेलेक्ट होनी चाहिए थी, ये वही मोर और लेस ये वही टीम आ गई। मुझे बिल्कुल स्टिल आई रिमेंबर कि हम दोनों ने डिस्कशन की थी और हमने कहा था कि ये 4-5 तब्दीलियों की बात की थी। 4 तो ऑलमोस्ट हो गई है, एक रह गई थी, वो वहाब रियाज, या हम कह रहे थे धानी को होना चाहिए, दानिश होना तो चाहिए। क्योंकि जिस तरह की शाहनवाज धानी ने PSL में परफॉर्मेंस दी, अभी नेशनल T20 कप में दी। देखिए एक प्लेयर के लिए इससे बड़ी क्या चीज़ होती है कि वो पहले परफॉर्मेंस देता है, फिर टीम में सेलेक्ट नहीं होता, तो फिर उसकी डीमोरलाइज कर देती है चीज़ आपको। तो ये एक मेरा ख्याल है बड़ा गलत डिसीजन था। आल दो कि वो रिजर्व के अंदर अभी शामिल है, बट मेरा ख्याल है कि उनको टीम में होना चाहिए। और हारिस रऊफ की परफॉर्मेंस हमारे सामने है। हमने देखा कि नेशनल T20 कप के अंदर जितने भी हमारे बॉलर हैं, इवन दो हम बात करें हसन अली की या शहीन शाह अफरीदी की, इनको बहुत ज़्यादा रन हुए हैं। एक मैच में शहीन शाह अफरीदी के 5 चौके लगे, ठीक है। हसन अली को भी उस दिन मैं लास्ट देख रहा था, उनको भी 4 इकट्ठी बाउंड्रीज लगी। तो ये आपको देखना पड़ेगा, आपके पास एक्स फैक्टर चाहिए। देखिए क्रिकेट के अंदर आप किसी भी बड़े इवेंट को उठा के देख लें, जो टीम जीतती है, टाइटल जीतती है, आप देखेंगे कि उनका एक कॉम्बो होता है सीनियर प्रोस का और जूनियर का। क्योंकि जूनियर आपको एक एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, जो सीनियर होता है वो समहाउ उसको सेटल करते हैं, एडजस्ट करते हैं उस चीज़ को, तो एक आपको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान को बॉलिंग लाइनअप, बैटिंग तो चले आपकी स्टेबल होगी, आपने मिडल ऑर्डर भी आप स्ट्रेंथन कर दिया शुएब मलिक के साथ, और ओपनर में भी अब आपके पास फ़खर की ऑप्शन भी आ चुकी है। मेरा तो मानना ये था कि शजील की भी जगह बनती थी, अगर हम उसका नाम ना लें। वो मतलब हमने ओरिजिनली उसमें हमने शामिल किया था, जी, हमने वो टीम में किया था। अच्छा अब ये बताओ, एक तो बात ये हो गई कि शुएब मकसूद बेचारे के साथ बैड लक हो गई जी, बिल्कुल। परफॉर्म अच्छा कर रहा था, पिछले कुछ मैचों में भी बैक इंजरी हो गई और आइंदा अब उसका पता नहीं कभी चांस बनेगा या नहीं बनेगा। ये चांस उसका बहुत अच्छा था। दूसरी बात यह है कि हैदर अली ने मुसलसल परफॉर्म किया इस टूर्नामेंट में, ये जो टूर्नामेंट चल रहा है, और ये कहना गलत नहीं होगा कि वो सिर्फ अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर वापस आया, नहीं तो कोई नामो निशान भी नहीं था उसका। आप बिल्कुल, जैसे वो PSL में उनको फाइनल से पहले बाहर निकाला गया था और ना इंग्लैंड में थे ना वेस्ट इंडीज़ में थे और कहीं भी कंसिडर नहीं किया जा रहा था किसी भी जगह पे। उस लड़के ने हिम्मत नहीं आ रही और जिस तरह की परफॉर्मेंस उन्होंने दी हमारे सामने है। एक उनकी जो क्लास के अंदर चीज़ नज़र आई, जिस तरह के बैट्समैन तो अच्छे हैं, विदाउट जो फेयर क्रिकेट खेलते हैं, ये बहुत कम क्रिकेटर है, बहुत कम यंगस्टर है। हमने देखा कि आसिफ अली भी स्केयरनेस के साथ खेल रहे थे, खुशदिल शाह भी फेयर एलिमेंट के साथ, आजम खान की हमने देखा कि बहुत डरे हुए। तो ये जब टिमिड अप्रोच आपके अंदर आ जाती है ना किसी बैट्समैन या बॉलर के अंदर, तो वो आपके एक चीज़ हम अगर देखें पाजी, अगर हम एक चीज़ देखें तो बड़ा आसान होता है यूट्यूब पे बैठ के या तनकीद करने या टेलीविज़न पे बैठ के, लेकिन जब आप उस चीज़ पे आप प्रैक्टिकली ख़ुद करने आते हैं, फिर चीज़ों को देखते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि भैया ऐसा नहीं होना, ऐसे होना है। तो आपको क्या लगता है रमीज़ राजा साहब का ये यूटर्न था या वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ने जो मशवरा दिया था कि भाई सीनियर खिलाड़ियों को लेके चलेंगे तो काम होगा, जीत हमारी हो सकती है, तो क्या ये वज़ीर-ए-आज़म साहब का मशवरा था कि भाई उसी पे अमल किया रमीज़ राजा साहब ने? देखें, इस पर वज़ीर-ए-आज़म का भी तो मैं नहीं कहूँगा, एक आपका टीम कम्बिनेशन होता है। आपका जो मीडिया, खासतौर पर सोशल मीडिया पे जो डिबेट शुरू हुई, जब से सिलेक्शन हुई है टीम की, हमने देखा कि ये कंट्रोवर्सी खत्म होने का नाम नहीं ले रही थी। फिर आपकी रिक्वायरमेंट भी देखनी पड़ती है। ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ये थी कि न्यूजीलैंड की सीरीज आपकी कैंसिल हुई तो आपके प्लेयर्स को खिलाने का मौका मिल गया। अगर न्यूजीलैंड की सीरीज हो रही होती या इंग्लैंड की भी साथ सीरीज होती तो आपने इन्हीं 15-16 लड़कों के अंदर ही रहना था। और आपने जो भी शुएब मलिक को इंडक्ट कर लिया या आपने हैदर अली को इंडक्ट कर लिया, ये शायद किसी तरीके से आ ही ना सकते, टीम का हिस्सा ही नहीं थे को परफॉर्म करने का। ये मेरा ख्याल है मजबूरी कह लें आप, इसको ज्यादा कहना पड़ेगा कि परफॉर्मेंस सबके सामने शोकेस की इन्होंने। ऐसा तो नहीं हुआ कि हैदर अली ने परफॉर्म नहीं किया आ गया या कुछ इनिंग्स बड़ी अच्छी खेली शुएब मलिक ने भी, तो आपको मजबूरी थी कि आपको डालना था। अगर नहीं डालते तो जो आपने रिप्लेसमेंट रखे हुए थे वो तो परफॉर्म ही नहीं कर रहे थे। ठीक है, अभी भी काफी डिबेट हो रही है आसिफ अली के ऊपर, लेकिन मैं आसिफ अली को एक मार्जिन इधर देना चाहूंगा, शायद इसी मार्जिन की वजह से वो टीम में सेलेक्ट भी हो गए हैं।
आप देखें एक प्लेयर आपके वर्ल्ड कप स्क्वाड का पार्ट है, उसको आप 7वें नंबर पे खिला रहे हो। 4 मैचेस मैंने ऐसे देखे इस्लामाबाद यूनाइटेड के जिसपे उस बेचारे को 7वें नंबर पे बैटिंग दी गई। अब मुझे बताएं जब किसी को 5 या 6 बॉल्स खेलने को मिलेगी वो अपनी क्या परफॉर्मेंस दिखाएगा। एक मैच के अंदर उनको चौथे नंबर पे बैटिंग के लिए लाया गया। तो एक तो ये थिंक टैंक को सोचना पड़ेगा, पीसीबी को चाहिए। आपका डोमेस्टिक टूर्नामेंट हो रहा था, जो लड़के वर्ल्ड कप का पार्ट थे, इंस्ट्रक्शन पास की जाती, कोचेस को कहा जाता कि इनको आपने ऊपर वाले नंबर पे खिलाना है ताकि उनको मैक्सिमम परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिलता, वो अपनी एबिलिटीज को, अपने कॉन्फिडेंस को गेन करते। जो मेरा ख्याल है गेम प्लानिंग, जो अवेयरनेस हम बात करते हैं, वो बहुत लैक की। इसी तरह बॉलिंग के अंदर भी यही देखने को मिला। की तो मेरे ख्याल में अच्छा, अब सबकी नजरें जो शायकीन क्रिकेट जितने भी हैं पाकिस्तानी, हम सबकी नजरें यहाँ पे है कि हिंदुस्तान के साथ जो मैच होने वाला है तो कहाँ पे कोताहियां हैं, कहाँ गलतियां हमसे हुई हैं, कहाँ पे ज्यादा जोर देना होगा ताकि जीत जो है वो हमारी हो, फोकस कहाँ करना होगा। देखिए उनकी टीम तो बहुत ही बैलेंस हमें नजर आती है ऑन पेपर देखा जाए। आल्दो हमारी भी अल्हम्दुलिल्लाह टीम ऐसी नहीं कि अच्छी नहीं है, अच्छी टीम है। बट आपने याद होगा हम सबको चैंपियन ट्रॉफी का फाइनल पाकिस्तान ने सिंगल हैंडली जीत लिया। क्यों जीता? फखर की एक आउटस्टैंडिंग इनिंग्स ऐसी आ गई। आपको वाइट बॉल क्रिकेट के अंदर, खासतौर पे T20 के अंदर आपने अगर जीतना है तो आपको इम्पैक्ट प्लेयर जिताता है। तो हमारी इस टाइम टीम के अंदर सिर्फ 2 इम्पैक्ट प्लेयर हैं अगर हम बैटिंग की बात करें, एक हैदर अली और एक फखर है। अगर तो इन दोनों में से कोई उस दिन द गिवन डे चल गया तो पाकिस्तान ये मैच जीत जाएगा। वो मेरा ख्याल है फखर को तो अब काफी ज्यादा इंडिया ने वर्किंग भी कर ली है, 4-5 साल से खेल रहे, देख भी रहे हैं यानी कि तुक्के पर है मैच। नहीं, तुक्के पे तो नहीं कह सकते, इम्पैक्ट प्लेयर की ना बड़ी वैल्यू है। वेस्ट इंडीज की बात करते हैं, वेस्ट इंडीज की टीम वाई टीम है दुनिया में, जो टेस्ट में और ओडीआई में तो बहुत पीछे है। जितनी शॉर्टर फॉर्मेट होता जाता है उतनी वो लिथल टीम बन जाती है। अब वेस्ट इंडीज की टीम के अंदर 8-9 प्लेयर हैं जो इम्पैक्ट प्लेयर हैं। उनकी टीम में से 1-2 कोई खेलता है, वो टीम को मैच सिंगल हैंडली ले जाता है। तो ये हर टीम की अपनी एक स्ट्रेंथ, उसकी वीकनेस और स्ट्रेंथ होती है। और पाकिस्तान के अंदर अगर इम्पैक्ट प्लेयर की बात करें तो ये 2 प्लेयर हैं। तो जो उनका क्वेश्चन था हरमीत पाजी का कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं, क्या करना चाहिए, इनको चांस देना चाहिए, इनको ऊपर वाले नंबर पे खिलाना चाहिए। ये गलती नहीं करनी चाहिए आपको कि आप हैदर अली को 6ठे नंबर पे ले जाए या आप फखर को भी जिस तरह लास्ट दोनों सीरीज के अंदर इंग्लैंड और वेस्ट इंडीज पे 6ठे नंबर पे 7वें नंबर पे मिडिल ऑर्डर में खिलाते रहे, फिर यूज खत्म हो गया। और ये टाइम है टीम सिलेक्शन का बड़ा मसला आएगा। उसकी वजह ये है कि शुएब मलिक भी टीम अपना जो इनिंग है उसको थोड़ा सा बिल्ड करता है। पहले वो पहले 1-2 ओवर जो है उसमें अपना स्टडी करता है अपने आप को, फिर वो मारना शुरू करता है। अच्छा, फखर के बारे में भी मैंने ये देख लिया है अब कि फखर जो है कुछ अर्से से आते ही वो एकदम मार धाड़नी, हैदर अली है जो शुरू से मारना शुरू करता है आपको। तो ये टीम में ऊपर किसको लेके आना है? अगर शुएब को भी नीचे लेके आते हैं तो वो भी एक तरह का अच्छा, ये भी एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज हुई क्योंकि शोएब मकसूद भी नंबर 3 पे खेलना चाह रहे थे। आपके मोहम्मद हफीज भी नंबर 3 पे खेलना चाह रहे थे, हैदर अली भी 3 नंबर पे खेलना चाह रहे थे। और मुझे जो भी गिवन सर्कमस्टांसेस नज़र आ रहे हैं उसमें मेरे ज़राए के मुताबिक जो ओपन है वो फ़खर और रिजवान करेंगे और बाबर भी 3 नंबर पे खेलेंगे। तो अब आप देखें कि 3-4 प्लेयर ऐसे हैं जिनकी अपनी विश है कि हम नंबर 3 पे खेलें। जैसे आप बात करें कि इनको थोड़ा बिल्ड करते हैं फिर जाके वो हिटिंग की तरफ जाते हैं। तो मेरा ख्याल है शुएब मलिक तो 5वें-6ठे से पहले मुझे नज़र नहीं आ रहे खेलते हुए। हैदर मेरा ख्याल है नंबर 4 पे आएंगे क्योंकि बाबर को नंबर 3 पे आना पड़ेगा। देखो ना 4 पे तो हफीज आ रहा होता है। हाँ, लेकिन हफीज को भी कंप्रोमाइज मेरा ख्याल है कराएंगे क्योंकि हैदर को बहुत अगर मिडिल ऑर्डर में ले जाते हैं तो फिर हैदर का यूज खत्म हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे भी लास्ट एक शो में ये प्रीवियसली बात कर रहा था कि 120 बॉल रहे हैं T20 के अंदर। अगर फखर ये बाबर और रिजवान ओपन करते हैं तो आप स्टैट्स उठा के देख लें, 90% मैचेस के अंदर इन ये दोनों 70-80 बॉल्स कंज्यूम कर लेते हैं, यानी कि 12-13 ओवर तक ये आउट ही नहीं होते। स्ट्राइक रेट तो हमने बड़ी दफ़ा डिबेट की कि इनकी पहले 6 का होता है, फिर 8 पे जाते हैं, फिर 125-30 पे मैक्सिमम स्ट्राइक रेट जाता है इनका, जिससे क्या होता है कि बहुत ज़्यादा प्रेशर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। यही चीज़ को कंसिडर करते हुए मैनेजमेंट अब ये थिंक टैंक कह रहा है कि ओपन फखर से कराई जाए और बाबर को नंबर 3 पे लाया जाए। तो ये मेरा ख्याल है कि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी को तो कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा। हैदर को जितना आप लोअर लेके जाएंगे बैटिंग ऑर्डर के अंदर, उसकी जो आपने उसका स्पार्क लेना, उसे आउटकम लेना, वो ले नहीं पाएंगे। ठीक हो गया, थैंक यू सो मच इरफान। आपने सुना था रोमा से, लेकिन चलो खैर कभी हाँ मेरे से गाना सुनना था सीरियसली, बट एनीवेज हमने इनको देने भी था, इनाम भी देना था, बट चले। थैंक यू सो मच इरफान, आपने हमें शो में ज्वाइन किया। व्यूअर्स, इसी के साथ ही हमारा शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, हमें दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।